काफी बार जब हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करते हैं, उस वक्त मेरा ये मानना है हम काफी बार भूल जाते हैं लक्षद्वीप टापुओं को। लक्षद्वीप टापू भारत का हिस्सा कैसे बने, ये अपने आप में एक रिमार्केबल स्टोरी है। कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोहम्मद अली जिन्ना को बस कुछ ही मिनट से बीट करके लक्षद्वीप आइलैंड्स को बना दिया इंडिया का पार्ट। नहीं तो एक बार को ये टापू पाकिस्तान के हाथ भी जा सकते थे। और आज के समय आप अगर देखें तो इंडिया के लिए लक्षद्वीप टापू बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल एसेट्स हैं। हम तो आज के समय यहाँ पर एयर स्ट्रिप भी डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे आगाती एयरपोर्ट की बहुत ही खूबसूरत एयर स्ट्रिप जो हमारी एयरफोर्स यूज़ कर सकती है। नेवी के जो हमारे वॉर प्लेन्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो लक्षद्वीप एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है फॉर टूरिज्म पर्सपेक्टिव एज वेल। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लक्षद्वीप आइलैंड्स इंडिया का पार्ट कैसे बने। अब 1947 में आप अगर देखो तो ब्रिटिशर्स ने रेडक्लिफ लाइन तो यहाँ पर खींच दी, मगर कुछ लोकेशंस थी जहां पर क्लैरिटी थी नहीं कि ब्रिटिशर्स ये जमीन किसको देकर जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स के हिसाब से ये टापू किसको बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप टापुओं को लेकर कोई प्रॉपर क्लैरिटी थी नहीं। ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं था कि ये टापू इंडिया को देकर गए थे। तो अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने भी एक बार को जोर लगाया कि ये लोग अगर यहाँ पर अपना झंडा गाड़ देते हैं तो लक्षद्वीप टापू बन जाएंगे पाकिस्तान के। इंडिया के लिए ऐसे टाइम में बहुत ही मुश्किल था लक्षद्वीप आइलैंड्स पे भी फोकस करना, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया दंगे हो रहे थे। उसके अलावा इंडिया में ही कई प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पर बगावत हो रही थी। वो कह रहे थे कि खुद का वो देश बनाएंगे। ऐसे टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने एक एक करके कई प्रिंसली स्टेट्स को समझाया, उनको इंडिया का पार्ट बनाया। बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था और धीरे धीरे करके आज के समय जो मॉडर्न इंडिया है ये आपके सामने बना। मगर लक्षद्वीप आइलैंड्स का केस बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पर किसी को समझाना नहीं था, कोई यहाँ पर मिलिट्री एक्शन पुलिस एक्शन की आवश्यकता नहीं थी। लक्षद्वीप आइलैंड को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो थी क्विक डिसीजन। जल्दी से निर्णय लेना सबसे इंपॉर्टेंट था टू मेक लक्षद्वीप पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में पीएम मोदी ने एक बार मन की बात में भी थोड़ा सा जिक्र किया था। तो मैं चाहता हूँ एक छोटी सी क्लिपिंग है कुछ सेकंड्स की पीएम मोदी की, जहां पे बता रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। ये भी मैं चाहता हूँ आप सुने। 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी की नजर लक्षद्वीप पर थी और उसने अपने झंडे के साथ जहाज भेजा था। सरदार पटेल को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने बगैर समय गंवाए, जरा भी देर किए बिना तुरंत कठोर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने मुदलियार ब्रदर्स, आरकोट रामास्वामी मुदलियार और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार से कहा कि वो त्रावणकोर के लोगों के साथ लेकर तुरंत कुछ करें और वहां तिरंगा फहराएं। लक्षद्वीप में तिरंगा पहला फहरना चाहिए। उनके आदेश के फौरन बाद वहां तिरंगा फहराया गया और लक्षद्वीप पर कब्जा करने के पड़ोसी के हर मंसूबे देखते ही देखते ध्वस्त कर दिए। पीएम मोदी जिस यहाँ पर पड़ोसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर भूटान की बात नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कोशिश करी लक्षद्वीप को कब्जाने की, मगर ये लोग नहीं कर पाए। मगर यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबोरेट तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि उस वक्त समीकरण क्या थे। 1947 का टाइम है। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एज कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर दिए जा चुके हैं। इस बीच क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ये सोचते हैं कि अगर ये एक शिप जल्दी से भेज देते हैं लक्षद्वीप टापुओं पर और यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे गाड़ देते हैं मेन आइलैंड्स पर और क्लेम कर देते हैं इस टेरिटरी को एज टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, तो एक बार को इंडिया को बहुत दिक्कत आएगी लक्षद्वीप को क्लेम करने के लिए। रीज़न क्या है? रीज़न जिन्ना का यहाँ पर यह था कि 90% से भी ऊपर जो आबादी थी लक्षद्वीप की ये थी मुस्लिम। तो इसलिए जिन्ना सोचते थे कि बाय डिफॉल्ट लक्षद्वीप होना चाहिए पाकिस्तान का पार्ट। मगर लक्षद्वीप टापू रेडक्लिफ लाइन का पार्ट नहीं था। रेडक्लिफ लाइन के जो फॉर्मूला था उसमें कुछ हद तक डिसाइड किया गया था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो जाएंगे पाकिस्तान के पास। तो जिन्ना एक शिप भेजने वाले हैं यहाँ पर लक्षद्वीप में, इसकी जानकारी मिल गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज थी, ऑब्वियस ही बात है तेज होगी ही, क्योंकि उस वक्त जिन्ना सरदार वल्लभ भाई पटेल कोशिश कर रहे थे कि अपनी जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है ये सिक्योर कर पाएं। तो दूसरी पार्टी क्या कर रही है, क्या उनके प्लान्स हैं, उसके बारे में सबको थोड़ा बहुत आइडिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैसे ही पता लगा कि जिन्ना ने यहाँ पर पाकिस्तान से एक शिप भेजनी स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स लक्षद्वीप, इन्होंने सीधा एक एसओएस मैसेज भेजा। एसओएस मतलब कि हेल्प के लिए एक मैसेज भेजा मुदलियार ब्रदर्स को। अब ये ब्रदर्स कौन है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनको सिंपली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा
कि एक शिप लेकर जल्दी से जल्दी रवाना हो जाओ और पाकिस्तान की शिप को तुमको बीट करना है, अपनी शिप लेकर पहुंचो और लक्षद्वीप आइलैंड में आपको इंडिया का जो झंडा है ये यहाँ पर कर देना है प्लांट। और ये इस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर अपना झंडा कर दिया प्लांट। बताया जाता है कि जो डिफरेंस था इंडियन शिप और पाकिस्तानी शिप में ये सिर्फ 30 मिनट का था। मजबूरी में पाकिस्तानी शिप को वापस जाना पड़ा खाली हाथ। इनका जो प्लान था फेल कर गया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ी देरी कर देते यहाँ पर तो एक बार को दिक्कत आ जाती, एक बार को ये जो टापू है ये चले जाते पाकिस्तान के पास। और हालांकि आप कह सकते हैं परहैप्स फ्यूचर में इंडिया किसी वॉर में या फिर और तरीके से ये टापू वापस ले लेता, मगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल प्रोसेस होता वो, क्योंकि आइलैंड्स को वापस रिकैप्चर करना बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस होता है। हमारे कई जवानों को अल्टीमेट सेक्रीफाइस देना पड़ता इन टापुओं को वापस लाने में। अब इस पूरी स्टोरी में आप कहेंगे मगर ये ब्रदर्स कौन है, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मुदलियार भाई थे इनको कहा जाता है आज भी द ट्विन स्टार्स ऑफ एरकॉट। एरकॉट एक टाउन है, छोटा सा टाउन है इन तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एरकॉट, यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था। और दोनों भाइयों ने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया। आप अगर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को देखें तो उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था। आप यही बात नोटिस कर लो कि 1949 और 50 में एक ऐसे टाइम में जब इंडियन मेडिकल सिस्टम की इतनी रिस्पेक्ट थी नहीं अब्रॉड में, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को इलेक्ट किया गया था एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के हिसाब से। फिर जो इनके भाई थे रामास्वामी मुदलियार, ये भी कम नहीं थे, ये बने थे पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दोनों भाइयों ने भारत का बहुत नाम किया और देश में भी आप अगर देखो तो कम्युनिटी सर्विस में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सरदार पटेल को दोनों भाइयों पर इतना भरोसा था कि जब इमरजेंसी की बात आई कि जल्दी से जल्दी बस बोट लेकर जाना है तुमको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अब देखो 1947 का टाइम था, कंट्री में भी काफ़ी हद तक केओस था, पावर भी ट्रांसफर की जा रही थी, तो सरदार पटेल ने भी सीधा जिम्मेदारी दी इन दोनों को और ये कहा कि मैं तुम पे भरोसा करता हूं। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करो, उनको बोलो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जल्द से जल्द बोट लेकर हमको जाना है लक्षद्वीप आइलैंड्स की तरफ और वहां पर वेरियस टापुओं पर भारत का झंडा प्लांट करना है। पाकिस्तानियों को दूर से दिखना चाहिए कि इंडियन साइड यहां पर पहले आ चुकी है। तो ये काम बहुत ही ज्यादा तेजी से किया था इन दोनों भाइयों ने। इनका भी मैं कहूंगा क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन है इन मेकिंग लक्षद्वीप ए पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर लक्षद्वीप टापू इंडिया के हाथ से निकल जाते और यहाँ पे हल होता कोको आइलैंड्स वाला, तो बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजास्टर होता ये भारत के लिए। आज भी आप अगर देखो तो कोको आइलैंड्स जो पहले थे म्यांमार के पास, बाद में उन्होंने लीज पर दे दिए चाइना को। ये जो टापू हैं ये एक काफ़ी बड़ी कंसर्न है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। अब आप सोच कर देखिए, वैसे ये जो टापू है काफ़ी दूर भी हैं बे ऑफ बंगाल में। जो लक्षद्वीप टापू है ये तो बहुत करीब थे इंडियन कोस्ट लाइन के। यहाँ पे अगर मान लो पाकिस्तान का कब्जा होता और पाकिस्तान बाद में ये जो टापू है ये लीज पर दे देता चाइना को, दैट वुड हैव बीन अ ह्यूज डिजास्टर फॉर इंडिया। अब मुझे पता है यहाँ पे आप ये पूछेंगे मगर सर कोको आइलैंड्स के साथ हुआ क्या था, इन डिटेल बताओ। उस पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डीप कहानी है उसके बारे में। ऑनलाइन जो भी वीडियोस है मैं देखता हूँ उसमें जो रियल वहाँ पे हुआ था उसके बारे में पूरी नॉलेज होती नहीं है लोगों को। उस पर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में। मगर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अब तो देखिए लक्षद्वीप टापू बन चुके हैं एक यूनियन टेरिटरी, यूटी है ये। आपको बताना है कि कैपिटल क्या है लक्षद्वीप टापुओं की। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो सही आंसर लोग देंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा और आप बहुत ही आसानी से कमेंट सेक्शन में देखकर पता लगा पाएंगे कि सही आंसर क्या है। बाकी गूगल करके भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप 24 महीने 36 महीने का जो कोर्स जो भी आपको सूट करता है आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स एज वेल। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.